गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आप सभी सुनने वालों का मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। और इस चैनल पर कई तरह की बातें लाई जाती हैं स्टूडेंट्स के ज्ञान के विकास के लिए, उसके सेंस के विकास के लिए। और आज हम लोग जिस बात को लेकर के आए हैं वो बड़ा अपनी जगह फेमस बात है और 9वीं क्लास के सिलेबस का एक हिस्सा भी है। फोर्स दूसरा चैप्टर फिजिक्स की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। आज फिजिक्स में बात करेंगे और फिजिक्स का दूसरा चैप्टर फोर्स की बात करेंगे। और फोर्स क्या है ये तो किसी से छिपा नहीं है। जो सारे परिवर्तन हो रहे हैं हमारे आसपास, चाहे वो स्थान में परिवर्तन होने की बात हो या तो फिर आकृति में परिवर्तन होने की बात हो या स्थिति में परिवर्तन होने की बात हो, आकार में परिवर्तन होने की बात हो, ऑल टाइप ऑफ चेंजेस, कोई भी तरह की परिवर्तन की बात हो, उसका कारण बल होता है। बल की वजह से ही परिवर्तन होता है। परिवर्तन लाने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज नॉन एज फोर्स। तो फोर्स किसी से छिपा नहीं है। अब फोर्स में जो उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है और खास करके 9वीं क्लास का जो सिलेबस है कि फोर्स के बारे में हमें किन किन बातों का और किस तरह से अध्ययन करना है, ये बात जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर लेसन को पूरा करेंगे। आज इस चैप्टर में हम लोगों का दूसरा लेसन है। तो आइए हम लोग आज दूसरे लेसन में देखिए बात करने वाले हैं फर्स्ट न्यूटन्स लॉ की बात करने वाले हैं। मोशन के बारे में जो न्यूटन ने लॉ दिया है फर्स्ट न्यूटन्स लॉ, उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसलिए हम लोग संग संग ये दोनों बातें कर लेंगे। फर्स्ट न्यूटन्स लॉ एंड लॉ ऑफ इनर्शिया बोथ आर सेम, दोनों एक ही स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट क्या है, तो ये भी स्टेटमेंट किसी से छिपा नहीं है। ये सब जानते हैं, जो हर कोई बल के प्रभाव को जानते हैं कि बल का क्या क्या प्रभाव है। मूल रूप से वो निश्चित ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जानते हैं, वो निश्चित ही लॉ ऑफ इनर्शिया को भी जानते हैं। लेकिन हो सकता अब तक आपको ये बात पता नहीं हो कि क्या है। तो आइए हम लोग सिंपल तरीके से बात करते हैं इसकी। उसके पहले आप चैनल सब्सक्राइब करिए, जो कोई नहीं किए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बल के प्रभाव को दर्शाता है। बल का प्रभाव क्या है, परिवर्तन लाना, चेंजेज लाना, चाहे वो जिस टाइप का चेंजेज हो वो चेंजेज लाना। और आपको ये भी बात क्लियर मालूम है कि चेंजेस को ही दूसरे शब्दों में मोशन कहते हैं। मोशन गति परिवर्तन को ही कहते हैं। जहाँ परिवर्तन है वहीं गति है, जहाँ परिवर्तन नहीं है वहाँ गति नहीं है। चाहे जिस तरह का परिवर्तन हो उस तरह के परिवर्तन को गति कह देते हैं। खास तौर पर जो गति को डिफाइन किया गया है, परिवर्तन की बात तो की ही गई है कि स्थान में परिवर्तन होना गति, स्थिति में परिवर्तन होना गति। लेकिन डेफिनेशन को स्टैंडर्ड करने के लिए थोड़ा ओरिजिन पॉइंट की बात किया। रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में और एक ओरिजिन पॉइंट से, एक निरपेक्ष बिंदु से, एक मूल बिंदु से जब परिवर्तन को मेजर किया जाता है, जब परिवर्तन को डिफाइन किया जाता है, तब उसको गति कहते हैं। स्टैंडर्डाइज कर दिया गया डेफिनेशन को, लेकिन मूल रूप से है क्या, परिवर्तन को ही तो गति कहते हैं। कहाँ से परिवर्तन हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, वो तो बातें हैं ही, लेकिन ऑलरेडी परिवर्तन को गति कहते हैं। और ये परिवर्तन कौन करता है, बल करता है। मतलब गति कौन लाता है, बल लाता है। गति में परिवर्तन कौन करता है, बल करता है। ये बल का मूल प्रभाव है। बल का प्रभाव कि गति में परिवर्तन लाना। कोई भी रेस्ट में ऑब्जेक्ट है, स्थिर अवस्था विराम में चुपचाप रखा हुआ, और उसमें गति लाना, उसमें गति उत्पन्न करना, ये बल का काम। या कोई भी ऑब्जेक्ट गति में है, उसको रेस्ट में लाना, उसकी गति समाप्त करना, उसे रोक देना, विराम में लाना, ये काम किसका, बल का। बल का प्रभाव है ये। फिर गति को इंक्रीज करना, रेट ऑफ मोशन को इंक्रीज करना,
मतलब गति जितनी हो रही है गति बढ़ा देना, एक्सेलरेट कर देना या तो रिटार्ड कर देना, गति घटा देना, परिवर्तन, घटना बढ़ना दोनों को बता रहा है। गति में परिवर्तन यानी गति को बढ़ाना या गति को घटाना, ये किसका काम? बल का काम। तो बल ही तो परिवर्तन का कारण है और ये बल के मेन प्रभाव के रूप में इन बातों को हम जानते हैं कि बल किसी वस्तु की गति को बढ़ा देता है, किसी वस्तु की गति को घटा देता है, किसी रेस्ट में ऑब्जेक्ट में गति ला देता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला देता है। ये चार बातें जो सामने आ रही हैं खास करके बल के प्रभाव में। पहली बात, गति उत्पन्न करता है, विराम से गति में लाता है किसी ऑब्जेक्ट को, या गति से विराम में लाता है किसी ऑब्जेक्ट को, या गति की दर को स्लो से फास्ट कर देता है, बढ़ा देता है, या गति की दर को घटा देता है, स्लो से फास्ट से स्लो कर देता है। ये जो प्रभाव, यही बात को न्यूटन ने तरीका से पहले गति नियम में कहा। यही बात को न्यूटन ने थोड़ा ढंग से कहा कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगेगा, कोई असंतुलित बल नहीं लगेगा, क्योंकि बल यहाँ पर बल दो तरह का होता है। मैंने पहले ही कहा, एक संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल परिवर्तन लाने का उसका कोई रोल नहीं, बैलेंस फोर्स का कोई रोल नहीं चेंजिंग में। जहां चेंजेस की बात हो बल की वजह से, वहां यूं ही समझ लो अनबैलेंस फोर्स है, असंतुलित बल है। असंतुलित बल ही परिवर्तन लाता है, संतुलित बल नहीं लाता है। तो असंतुलित बल परिवर्तन लाता है, मतलब जब तक बल नहीं लगेगा, जब तक असंतुलित बल नहीं लगेगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। ये बात का खुलासा हुआ, क्योंकि परिवर्तन लाने के लिए असंतुलित बल ही तो है। यदि वो नहीं है, वो एब्सेंट है, वो नहीं है, तो परिवर्तन नहीं आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जब तक किसी वस्तु पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता, जब तक असंतुलित बल उस पर अप्लाई नहीं होता, तब तक वह वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, और यदि मोशन में है, मूव कर रहा है, तो वो मोशन में ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं आता जब तक उस पर कोई बल नहीं लगता। इसी बात को अरेंज किया तरीका से, एक लॉ बनाया, रूल के रूप में अरेंज किया वर्ड को, कि जब तक कोई भी वस्तु पर असंतुलित बाह्य बल कार्य नहीं करता, तब तक वह अपनी मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाता। अर्थात ऑब्जेक्ट विराम में है तो विराम में ही रहता है, या गतिशील है तो गति में ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं जब तक बल नहीं लगे। मीन्स एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स ऑब्जेक्ट is in rest position, means object either in rest position or in uniform motion until or unless no any force applied on it। मतलब कि कोई भी वस्तु पर जब तक कोई फोर्स, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता, तब तक ऑब्जेक्ट विराम में तो विराम में ही रहेगा, गति में तो गति में ही रहेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रिमेन्स आइदर इन रेस्ट पोजिशन और इन यूनिफॉर्म मोशन until no any external unbalanced force applied on that object। मतलब जब तक उस वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तब तक वह वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी, मीन्स अपनी पूर्व की अवस्था में बनी रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर रहे हैं,
यही पहला गति नियम है और यही जड़त्व का भी नियम है। ये जड़त्व का नियम क्यों है? क्योंकि जड़त्व किसको कहते हैं ये बात जानना होगा हम लोग। जड़त्व किसको कहते हैं? जड़त्व क्या है? हर ऑब्जेक्ट का नेचर है वो। इनर्शिया इज डिफाइंड एज द नेचर ऑफ एवरीबॉडी, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। चाहे वो लिविंग बॉडी हो या नॉन लिविंग बॉडी हो, सभी का एक नेचर, सभी में एक स्वभाव है। एज बॉडी एक स्वभाव है कि क्या स्वभाव है? तो वह अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। कितनी विचित्र बात है, इस बॉडी भी विरोध करता है, गति में परिवर्तन होने का विरोध करता है कि हम परिवर्तन में नहीं आएंगे। तो एक पत्थर का टुकड़ा है, एक कोई गाड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें परिवर्तन लाओ, अर्थात गाड़ी खड़ी है धकेलो, उसमें गति लाओ विराम से, तो गति में नहीं आना चाहती वो गाड़ी, मतलब वो जो गति में ला रहे हैं बाय फोर्स तो ला रहे हैं, लेकिन परिवर्तन का विरोध करता है कि हम गति में नहीं आएंगे। या तो कोई गाड़ी चल रही है, मूव कर रही है 50 की स्पीड में, 50 किलोमीटर पर आवर, और हम रोकना चाह रहे हैं उसे, तो गति में परिवर्तन हुआ, रोकना चाह रहे हैं 50 की स्पीड से, उस समय भी वो गाड़ी विरोध करती है कि हम नहीं रुकेंगे, हम इसी तरह रहेंगे गति में ही। ये कितनी विचित्र बात है, गाड़ी भी विरोध करती है। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, छोटा हो बड़ा हो, जिस शेप में जिस साइज में, ऑल ओवर यूनिवर्स एनी ऑब्जेक्ट हैज ए टेंडेंसी टू अपोज ऑफ एनी चेंजेस on it. That nature is called inertia. Means inertia of the object is defined as the tendency of the object, is defined as the nature of the object, because of the object oppose to any changes on it, applied on it. Means कोई भी ऑब्जेक्ट में जो परिवर्तन होता है किसी भी तरह का, उस परिवर्तन का वो विरोध करता है, और हर ऑब्जेक्ट का ये नेचर होता है विरोध करने का, और इसी नेचर को विरोध करने की, इसी प्रकृति को, इसी स्वभाव को उस वस्तु का जड़त्व कहा जाता है। और ये नेचर सब में एक जैसा नहीं होता, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसमें कम होता है किसमें ज्यादा होता है, ये भी बात बड़ा विचित्र है। जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है उस ऑब्जेक्ट में विरोध करने का नेचर भी कम होता है, और जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होता है उतना विरोध करता है, उतना ज्यादा विरोध करता है। मतलब एक तरह से ये बात क्लियर होकर आ रही है कि इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट is directly depend upon the mass of the object. हम ये भी कह सकते हैं inertia of the object is directly proportional to the mass of the object. That means mass जिस रेशियो में बढ़ेगा वो टेंडेंसी विरोध करने की उसकी, यानी इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट का भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। हम यहाँ पर 4 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मेजर किया, जितना आया, अब कोई 8 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया जितना होगा वो डबल होगा, चूंकि मास डबल हो गया है। मास 2 किलोग्राम हो गया, हाफ हो गया, इनर्शिया भी हाफ हो जाएगा, वो विरोध करने की टेंडेंसी भी आधी हो जाएगी। ये बात स्टूडेंट्स कान में खोस लो कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इस पर एक सवाल भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी के बॉक्स क्वेश्चन में
और भी फिजिक्स की किताबें अलग अलग राइटर की, उन सब में भी इस बात का खास जिक्र किया गया है कि इनर्शिया जड़त्व द्रव्यमान पर जो डिपेंड करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज किया गया। और एनसीईआरटी बुक में बॉक्स क्वेश्चन में लिखा गया, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है, 50 पैसे के सिक्के का या 5 रुपये के सिक्के का। क्या जवाब देना है? 5 रुपये के सिक्के का, चूंकि उसका मास ज्यादा है। दूसरा लिखा हुआ है कि एक साइकिल का या एक रेलगाड़ी का किसका जड़त्व ज्यादा है, तो रेलगाड़ी का ज्यादा है, क्योंकि उसका कितना हैवी मास होता है साइकिल के कंपैरिजन में। सवाल लिखा हुआ है कि एक लोहे की गेंद का या उसी प्रकार रुई की एक गेंद का, तो लोहे की गेंद का मास ज्यादा जिसका, उसी का जड़त्व भी ज्यादा, क्योंकि जड़त्व किसी वस्तु का उसके मास पर डिपेंड करता है। क्यों? अभी एक छोटी गाड़ी है, हल्की गाड़ी, चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक ट्रक है, ट्रक खाली है, अब विराम में है, उसको धक्का देना है, तो उसको धक्का देते समय वो ट्रक जो है अपने द्रव्यमान के हिसाब से उसका अपना जड़त्व है, और वो जड़त्व का विरोध, वो जड़त्व के कारण वो धकलाना नहीं चाहेगा, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो गति में आना नहीं चाहेगा। लेकिन हम लोग उसके जड़त्व से ज्यादा बल लगाएंगे तो वो गति में आ जाएगा, जबरदस्ती आ जाएगा, विरोध करेगा लेकिन पारेगा नहीं, और जब पारेगा नहीं मतलब सक्सेस नहीं करेगा वो अपोज करने में, तब जबरन वो गति में आने लगेगा, बल लगाएंगे लेकिन विरोध जरूर करेगा। वही बात, कितना बल लगा, मतलब उसके विरोध जो कर रहा था, अपोज कर रहा था, उसके अगेंस्ट कितना फोर्स लगाया, ये हम फील करेंगे हम लोग। और अब खड़ी गाड़ी फिर उसी तरह, लेकिन लोड है, भारी है, उसका वजन ज्यादा है, अब उसको धक्का दो, अब देखो वजन ज्यादा होने के कारण अब विरोध करने की टेंडेंसी ज्यादा आ गई उसमें, अब विरोध वो ज्यादा करेगा, अब ज्यादा विरोध करेगा तो उसके अगेंस्ट हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा उसको गति में लाने के लिए, और उतना ज्यादा बल नहीं लगा पाएंगे तो उसको गति में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो विरोध जो कर रहा है वही स्ट्रांग हो जाएगा, वही हावी हो जाएगा। हमें हावी होना है, उसके विरोध के अगेंस्ट में फोर्स लगाकर उसे गति में लाना है तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और वो ज्यादा बल लग रहा है सो उसे भी हम फील करेंगे। एक साइकिल को धक्का देना हो, एक मोटरसाइकिल को धक्का देना हो, एक 4 व्हीलर कोई गाड़ी को धक्का देना हो, एक और हैवी गाड़ी को धक्का देना हो, सबका अलग अलग मास है, सबका अलग अलग इनर्शिया है, सबका अलग अलग विरोध करने की टेंडेंसी है, और उसके अगेंस्ट हमें अलग अलग फोर्स भी लगाना पड़ेगा। ऐसे कई एग्जाम्पल्स होते हैं। और स्टूडेंट्स ये बात भी समझो, आपने ये बात भी देखा होगा, जब हम ट्रक को धक्का दे रहे होते हैं तो हम यदि पैर से रोकते नहीं तो हम भी पीछे फिसल रहे होते हैं, यानी अपोज जो कर रहा है वो भी अपोज कर रहा है कि हम नहीं धकलाएंगे, मेरे ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा। वैसे तो इस एक्सप्लेनेशन इसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ज्यादा क्लियरली हुआ है, लेकिन हम आपको ये यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारा पैर धकेलने वाले का पैर जो पीछे फिसलने लगता है, यहाँ पर ये बात का पता चलता है कि वो भी अपोज कर रहा, अपोजिशन का फोर्स लगा रहा है। और जो रेफर कर गया ये एक्सप्लेनेशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, और न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा है, हम वहां उसकी बात करेंगे। तो आइए, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्यों है इसकी बात कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये बात है कि जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक बॉडी मूव नहीं करेगा, या मूविंग बॉडी रेस्ट में नहीं आएगा, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग लाने के लिए फोर्स चाहिए, और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अपना इनर्शिया जो है उसके कारण वो अपोज करता है, चेंज होना नहीं चाहता, लेकिन जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका अपोज करने का जो टेंडेंसी है वो कमजोर पड़ जाता है। जब उसके बाद वो
फिर नहीं सक्सेस होता और फिर वो चेंज होने लगता है, उसका मोशन का पोजीशन चेंज होने लगता है। ये दोनों बातें एक दूसरे से बिलोंग कर रही हैं, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया के रूप में डिफाइन किया गया। ये बात स्टूडेंट्स आप यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स को आप क्लियरली लिख लेंगे। और इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का उसके मास पर डिपेंड करता है, ये भी लिख लेंगे। और यहाँ पर एक बात का और खुलासा होना है कि जब कोई रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, गति में नहीं आना चाहता। देखिए न्यूटन का पहला गति नियम भी यही बात कर रहा है कि रेस्ट में और रेस्ट में ही रहना चाहता, गति में नहीं आना चाहता जब तक बल नहीं लगाएंगे। और हम यहाँ इनर्शिया में कह रहे हैं कि रेस्ट में जो कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहता है, गति में आने का विरोध करता है, और उस कंडीशन में उसके जड़त्व को विराम जड़त्व कहते हैं, स्टैटिक इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। यानी विराम में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, वो गति में नहीं आना चाहता। और जब कोई ऑब्जेक्ट गति में है तो रेस्ट में नहीं आना चाहता, यानी वो बदलना नहीं चाहता, जो भी जिस तरह है उसी तरह रहना चाहता है, बदलना नहीं चाहता। तो रेस्ट में है तो वो गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, रेस्ट में नहीं आना चाहता, रेस्ट में आने का विरोध करता है। उसके उस जड़त्व को डायनेमिक इनर्शिया कहते हैं, गतिशील जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं उसको। और डायरेक्शन का भी इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तब भी उस समय वो विरोध करता है, वो डायरेक्शन भी बदलना नहीं चाहता। जहां पर गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा है वहां दिशा में परिवर्तन का भी विरोध करता है हर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के उस टेंडेंसी को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। सो वी हैव टू, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज स्टैटिक इनर्शिया, सेकेंड इज डायनेमिक इनर्शिया एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस तरह से 3 प्रकार के इनर्शिया हैं, विराम जड़त्व, गतिशील जड़त्व और दिशा का जड़त्व। और ये विचित्र बात स्टूडेंट्स कि इनर्शिया पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ फेनोमेनाज डिपेंड करते हैं और वो क्वेश्चन बॉक्स प्रश्न में लिखा हुआ है। हम बस पर बैठे होते हैं, बस के अचानक खुलने से पीछे झुक जाते हैं और बस के अचानक खुलने से आगे टकरा जाते हैं। क्यों? दरी या कालीन को डंडे से पीटते हैं तो धूलकण बाहर निकलने लगते हैं। क्यों? गीले कपड़े को झटकते हैं तो ड्रॉपलेट्स वाटर के बाहर निकलते हैं। क्यों? बस की छत पर सामान को बांध कर रखा जाता है। क्यों? पेड़ की शाखा को हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां नीचे झड़ने लगती हैं। क्यों? तो ये सारे सवाल किताब में प्रिंट है और इन सब का जवाब क्यों, इन सब का कारण, इस क्यों का जवाब कुछ नहीं, बस केवल जड़त्व ही है कि जड़त्व की वजह से ही ये सब होता है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में कई बार आया, हम 1-2 को लेकर आपको बात कर रहे हैं, फिर इन सब का कारण एक ही सेंस में जड़त्व का नाम लेते हुए लिखेंगे। अब हम बस की छत पर सामान को बांध कर क्यों रखते हैं? बस की छत पर सामान को बांध कर क्यों रखते हैं? देख लो क्यों रखते हैं। बस है गति में, ऊपर सामान है भारी कोई, बस गति में, और उस बस के साथ साथ वो सामान भी गति में। लेकिन जब कभी ड्राइवर रोकना चाहेगा गाड़ी को तो गति में परिवर्तन होगा और सारा सिस्टम विरोध करेगा। गति में परिवर्तन का हर कोई विरोध करेगा, जो कोई मोशन में है वो सब, क्योंकि उसका उसमें गतिशील जड़त्व है, इनर्शिया ऑफ डायनेमिक की वजह से अपोज करेगा कि हम रेस्ट में नहीं आएंगे, हम स्लो नहीं होंगे, वो गति में ही रहना चाहेगा।
जितनी गति थी उतने ही बना के रहना चाहेगा, लेकिन जबरन बल लगा ब्रेक का, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और बल उस पर हावी हुआ, बल को वहां पर मशक्कत करनी पड़ी, उस विरोध के अपोज में, अगेंस्ट में काम करना पड़ा रोकने के लिए। और जब बल सक्सेस हुआ और रुकने लगी गाड़ी, तब इस विरोध के कारण, उस गतिशील जड़त्व के कारण, पता है ठीक से बैठा हुआ नहीं कोई पैसेंजर, तो आगे उसका माथा टकरा जाता, आगे मुंह टकरा जाता है। नट बोल्ट यदि सीट उठ का लूज है ना, तो सीट भी उखड़ के फेंका जाता है। खड़े लोग पैसेंजर होते हैं, ऊपर पकड़े और थोड़ा सा ठीक से नहीं पकड़ा है तो पीछे से आगे चला जाता है, धकेलते हुए सबको, अरे क्या कर दिया तुम, ठीक से पकड़ता नहीं। झगड़ा भी हो जाता है कई जगह, जानबूझ के किया। ये सब कुछ ऊपर छत पर सामान रखा हुआ है, वो आगे फेंका जाता है, वो धड़ाम से आगे गोली जैसा आगे गिर जाता है। क्योंकि सब तो गति में ही रहना चाहते हैं, रुकना तो कोई नहीं चाहता, क्योंकि सबका अपना जड़त्व है, जो गतिशील जड़त्व है, उसकी वजह से सब गति में रहना चाहता है। अचानक कोई बल लगा उस डायनेमिक इनर्शिया के अगेंस्ट में और रोकने लगा, लेकिन ये बॉडी सब तो रुकना नहीं चाह रहा है, विरोध करना चाह रहा है, इसलिए सब हड़बड़ा के उसी तरह मोशन में आगे जाना चाहता है। आदमी आगे पीछे से आगे चला गया, बैठा हुआ पैसेंजर आगे टकरा गया, सीट उखड़ के फेंका गया कमजोर, ऊपर छत पर सामान आगे चला गया, सब गतिशील जड़त्व के कारण होता है। और इसी तरह यही फेनोमेनास पर डिपेंड वो क्वेश्चन प्रिंट किया है। इसी तरह सवारी बैठा है, गाड़ी अचानक खुलती है, पीछे झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि स्थिर ही रहना चाहते हैं हम, जैसे तैसे रहना चाहते हैं। लेकिन मेरा नीचे का पोजीशन जब गाड़ी चली तो स्थिर से गति में आई, परिवर्तन जो हुआ उसका विरोध करेगा ये बॉडी, वो स्थिर ही रहना चाहेगा। परंतु गाड़ी के साथ निचला हिस्सा आगे बढ़ गया तो हमें लगता है कि हम पीछे झुक गए, हमें लगता है पीछे झुक गए, और इस तरह से पैसेंजर पीछे झुक जाता है। गाड़ी अचानक रुकती है तो आगे क्यों झुक जाते हैं? तो क्लियर है, अभी मैंने कहा गतिशील जड़त्व के कारण। पेड़ की शाखा को जोर जोर से हिलाते हैं, when shaking branch of trees then सब leaves are fall down, why? क्यों कुछ पत्तियां नीचे गिरती है? ड्यू टू स्टैटिक इनर्शिया, स्टैटिक इनर्शिया के कारण वो सारे लीव्स जो है, पत्तियां जो है स्थिर है। अब हम बल लगा के हिलाने लगे, अब वो गति में आना नहीं चाह रहा है, परंतु फोर्स लगा रहे हैं अगेंस्ट उसका स्टैटिक इनर्शिया के, और फोर्स के कारण गति में जबरदस्ती आ रहा है। लेकिन जबरदस्ती आ रहा है, विरोध कंटिन्यू है, उसका अपोज करना कंटिन्यू है कि हम गति में नहीं आएंगे, हम गति में नहीं आएंगे। लेकिन हम बल लगा के जबरदस्ती गति कर रहे हैं, वो भी कह रहा है गति में नहीं आएंगे। मानो क्या एग्जाम्पल दें, मानो कोई चोर पकड़ाया, चोर पकड़ा गया, अब उसको खींच के बाहर कर रहे हैं, चलो बाहर चलो बाहर, और वो बाहर नहीं जाना चाह रहा, वो भी कह रहा है हम यहीं रहेंगे, वो बाहर अपना लोगों के बीच नहीं जाना चाह रहा, अपोज कर रहा हम यहीं रहेंगे। अब उसका कुछ लोग भीड़ में शर्ट उट पकड़ के खींचने लगे कि चलो बाहर, अब वो नहीं जाना चाह रहा, यहीं रहेंगे, वो भी विरोध का फोर्स लगा रहा है, खींचने वाला भी लगा रहा है, और शर्ट उट कमजोर हो तो फट चिट जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, तो धागे उसके टूट जाएंगे, शर्ट फट जाएगा, चूंकि अपोज कर रहा है वहां। उसी तरह से पत्तियां अपोज कर रही हैं और हम जबरदस्ती बल लगा रहे हैं, गति में ला रहे हैं, पत्तियां गति में आना नहीं चाह रही हैं स्थिर जड़त्व के कारण। उसी अपोजिशन में, उसी खींचातानी में कमजोर पत्तियां टूट जाती हैं, और जब टूट जाती हैं तो फिर नीचे गिरनी है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, और तब फिर नीचे गिर जाती हैं। इस तरह से जड़त्व की बात होती है। दरी या कालीन को डंडे से पीटते हैं, उसका भी स्टैटिक इनर्शिया है, स्थिर जड़त्व है, और जब उसे पीटते हैं वाइब्रेशन होता है, गति में आता है, तो फिर वो भी गति में आना नहीं चाहता, और गति में आना नहीं चाहता चूंकि स्थिर जड़त्व है उसका अपना,
विरोध करेगा गति में आने का, उसी विरोध करने की प्रकृति के दरमियान जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो दरी को छोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं, हवा में आ जाते हैं, हवा के साथ फिर डिफ्यूज कर जाते हैं, हवा के प्रेशर से जत्र तत्र हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ये वजह बनती है, हर जगह जड़त्व वजह बनता है और ये सारे फेनोमेना जड़त्व के कारण। इसी रेफरेंस में आंसर सबका लिखना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया बोथ आर सेम। इनर्शिया क्या है वो आपने देखा, एक टेंडेंसी है नेचर ऑब्जेक्ट का, हर किसी का जो विरोध करता है चेंजेस का। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है वो भी देखा कि हर ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन में, इनिशियली पोजीशन में रहना चाहता है, चेंज वो भी नहीं होना चाहता जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो ये सब जो है सारे एक जगह से कंसल्टेड हैं, सारे एक्सप्लेनेशन। मास और इनर्शिया का बीच गहरा संबंध है, डायरेक्टली मास पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है। इन सब बातों को आप जहन में रखेंगे, इस पर दिमाग चलाएंगे, अगेन एंड अगेन वीडियो को सुनेंगे, एक दो बार सुनने के बाद पूरा पक्का हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम फिर हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो और इंटरेस्टेड और इजी, वहाँ पर फोर्स का एक एक्सप्रेशन मिलता है, हमें बड़ा सहज तरीके से मिलता है। और आप उसका इंतज़ार करिए कि आप तक बात वो कब पहुँचेगी। फिर जब बात पहुँचेगी हम वहाँ बात करेंगे। तो आइए आज इन्हीं बातों के साथ सबको धन्यवाद।